हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम प्रकाश के परावर्तन के नियम के बारे में पढ़ेंगे। इससे पिछले वीडियो में हम प्रकाश से संबंधित कुछ बातें पढ़ चुके हैं। तो ये अध्याय चल रहा है प्रकाश का परावर्तन, जो कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला पाठ है। तो अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन की सबसे मुख्य बात यही है, प्रकाश का परावर्तन। तो देखते हैं कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसको समझने के लिए कोई एक चिकना सा पृष्ठ ले लेते हैं, सीधा सा रहे। तो एक पृष्ठ पे कलाई, दूसरे पे चिकना। अब एक प्रकाश की किरण है जो इस पृष्ठ पर आएगी, तो किरण आ रही है, तो आने वाली किरण को बोलते हैं आपतित किरण। जैसे इसका नाम है, मान लीजिए ए है, ये जिस बिंदु पर मिल रही है इसका नाम ओ है। तो ए से ओ ये आ रही है, इसका नाम हो गया आपतित किरण। यानी आपतित, आप मीन्स आ, पतित मीन्स गिरना, आकर गिर जा। तो वो किरण जो यहाँ पे आके गिर रही है, मिल रही है, तो आपतित किरण। इसी के बीच में 90 अंश का कोण बनाता हुआ होता है अभिलंब। सजा रहा लाइट। तो इसका नाम मान लिया हम कर देते हैं सी, ओ सी। तो ओ सी जो है वो अभिलंब है, जो कि सदैव 90 अंश का कोण बनाता है, यानी बिल्कुल बीच में खड़ा होता है, अभिलंब। अब प्रकाश की किरण आई, इस बिंदु पे मिली, अब यहाँ से टकरा के अब क्रॉस तो करेगी नहीं, वापस इसी माध्यम में लौट जाएगी उतने ही एंगल। अब लौट गई तो इसका नाम यहाँ पर कर दिया बी, तो ओ बी। तो इसको कहेंगे परावर्तित किरण, क्योंकि आई और आकर लौट गई, परावर्तित किरण। इसमें क्या हो रहा है कि प्रकाश की आपतित किरण, आने वाली किरण आपतित किरण आई, कांच के चिकने पृष्ठ से टकराई और टकरा कर वापस लौट गई। इसी घटना को कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो वह घटना जब प्रकाश की आपतित किरण कांच के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। बिल्कुल क्लियर सी बात है कि प्रकाश की वह घटना जब आपतित प्रकाश किरण कांच के किसी चिकने पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। एकदम सिंपल सी बात है। जैसे कि मान लीजिए, समझने के लिए, मान लीजिए दीवार पे हमने गेंद फेंकी और गेंद इस पे पड़ी और टकरा के फिर हमारी तरफ लौट आई। तो वही यहाँ हो रहा है कि प्रकाश की किरण जिस माध्यम से, मान लिया वायु का माध्यम, ये वायु का माध्यम है, ये मान लेते हैं कांच का माध्यम, ये कांच लगा हुआ, ऐसे नीचे कोई और माध्यम आ सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण आ रही और जैसे ही टकराई तुरंत उसी माध्यम फिर लौट गई, यानी इधर से आई तो उसी माध्यम में लौट गई। तो इसी घटना को बोल दिया गया प्रकाश का परावर्तन, आना, टकरा के लौट जाना, वही है प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ पे कोण बनता है, थोड़ा सीधा बनाए, थोड़ा टेढ़ा लग रहा है, इनके बीच में जो कोण बनता है वो बराबर का बनता है। तो जैसे इधर से बनेगा कोण आई, इधर से बनेगा कोण आर, और आई और आर दोनों बराबर कोण। तो आई जो कोण है इसको कहते हैं, इसको ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखते हैं ए ओ, इसका नाम क्या कर लें सी। यहाँ से आया कोण, ओ पे गया फिर सी पे गया, यानी कोण ए ओ सी। तो कोण ए ओ सी लिखें या फिर कोण आई लिखें, इसको कहते हैं आपतन कोण।
यानी आपतित किरण के साथ बने हुए कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब परावर्तन कहाँ से हो रहा है? COB, तो CO आया या B, इसके बीच में R है, तो कोण R, इसको कहते हैं परावर्तन कोण। तो जो आपतित किरण के साथ कोण बने वो आपतन कोण, जो परावर्तित किरण के साथ कोण बने वो परावर्तन कोण। तो ये हो गया इसका पूरा सिस्टम, इसका चित्र हो गया। प्रकाश का परावर्तन हो रहा, प्रकाश किरण आ रही, आपतित किरण टकरा के लौट जा, तो ये हो गया प्रकाश का परावर्तन। अब परावर्तन के दो नियम होते हैं, ये हम लिखे थे परावर्तन के नियम। अब दोनों नियम बहुत महत्वपूर्ण है। परावर्तन के पहला नियम ये है, जिससे आ रही है आपतित किरण, तो आपतित किरण कामा, दूसरी क्या है, ये अभिलंब है, जो यहाँ पे खड़ी CO ये अभिलंब है, बीच की रेखा। आपतित किरण अभिलंब व ये है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। तो पहला नियम क्या है कि प्रकाश की आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में, दिख रहा है एक ही तल है, इसी एक तल में एक बिंदु पे रखे हुए, तीनों का जो मुंह है एक ही जगह। तो आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल पे होते हैं, ये हो गया पहला नियम। और दूसरा नियम ये है, आपतन कोण यानी कि कोण आई, परावर्तन कोण मतलब कोण आर के सदैव बराबर होता है। बस यही दो नियम है परावर्तन। पहला नियम कि आपतन कोण, आपतित किरण, अभिलंब तथा परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। कहने का मतलब अगर ये 30 अंश का कोण बनाएगा तो भी 30 का बनाएगा, ये 45 अंश का बनाएगा तो भी 45 का, ये 60 अंश का बनाएगा तो ये भी 60 अंश का, ये दोनों के कोण हमेशा ही बराबर होंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे का टॉपिक करते हैं। ये तो हो गया प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम। अभी और भी टॉपिक्स को कवर करना है, तो इनको मिटा देते हैं। तो अब हम बात करेंगे दर्पण की। इस अध्याय में दर्पण के बारे में, दर्पण यानी मिरर। दर्पण तो समझते ही हैं। दर्पण वह वस्तु होती है जिसमें प्रतिबिंब बनता है। तो दर्पण कांच का होता है, तो प्रतिबिंब बनता है। तो जो सिलेबस में दर्पण है वो दो तरह के, पहला होता है समतल दर्पण, प्लेन मिरर, समतल दर्पण। और दूसरा गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण है इसके दो प्रकार, समतल के प्रकार में। गोलीय दर्पण में एक होता है अवतल दर्पण, कॉन्केव मिरर, और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, उत्तल दर्पण। पहले समझते हैं समतल दर्पण क्या है। तो दर्पण तो जानते ही, दर्पण कांच की एक ऐसी वस्तु होती है जिससे जिसमें प्रतिबिंब बनता है, जिसमें दिखता है, दिखेगा तभी जब प्रतिबिंब बनेगा। तो सीधी सी बात, जब वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तभी हमें दिखता है।
तो जो समतल दर्पण होता है, जो घर में शीशा होता है जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वो समतल दर्पण होता है। समतल दर्पण कैसे भी होता है, वो कैसे भी हो सकता है, मान लीजिए सीधा है, ये समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में क्या होता है, पीछे की तरफ एक तरफ पेंट होता है, तब भी हम सीधा देखते हैं। अगर दो तरफ आर पार रहेगा तो फिर प्रतिबिंब सही से नहीं दिखेगा, वो पार हो जाएगा वो। तो समतल दर्पण क्या होता है कि एक साधारण सा जो दर्पण होता है, घरेलू दर्पण, उसे समतल दर्पण कहते हैं। और समतल दर्पण के सबसे मुख्य पॉइंट क्या होता है, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, वो प्रतिबिंब सीधा बनता है। ये पॉइंट होता है। जैसे हम शीशा देखते हैं, तो शीशा में सीधा ऐसा नहीं कि हमारे हम खोपड़ी ऊपर है तो खोपड़ी नीचे हो जाएगी, जैसी है वैसी दिखती है। तो जो समतल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब सीधा दिखता है। और दूसरी बात, प्रतिबिंब आभासी होता है। क्योंकि एक बात को याद रखेंगे दर्पण के लिए कि यदि प्रतिबिंब सीधा है तो आभासी होगा, और यदि प्रतिबिंब उल्टा है तो वास्तविक होगा। तो अगर सीधा बन रहा है तो आभासी होगा, मतलब कि शीशे में जो हमारा प्रतिबिंब दिखता है वो आभासी होता है, यानी हमें दिखता है, सब ऐसा लगता है, रियल का नहीं होता है, वो सिर्फ आभासी होता है। ये बात याद रखें। तीसरी बात, पार्श्व प्रतिबिंब जो दिखता है उसमें क्या होता है, जो पार्श्व प्रतिबिंब होता है वो दाया का बाया, बाया का दाया, दाया का बाया, बाया का दाया, ये बात होती है। मतलब हम शीशा देखते हैं, जैसे हम सीधा 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 देखते हैं, तो हमारा जो ये कान दिखेगा प्रतिबिंब सीधा ही, लेकिन ये कान इधर है और ये कान उधर है। कहने का मतलब क्या है, रहता सीधा है लेकिन पार्श्व में क्या होता है कि क्योंकि हम इधर खड़े हैं और शीशे में जो प्रतिबिंब है वो हमारे सामने इधर खड़ा है। अगर जैसे हम इधर खड़े हैं, मतलब उस ओर मुंह करके, प्रतिबिंब भी उस ओर मुंह करके खड़ा हो, तब तो हमारा दायां कान उसका दायां कान है। पर प्रॉब्लम क्या है, हम तो इधर का मुंह करके खड़े हैं, वो हमारे ओर मुंह करके खड़ा है, तो सीधी सी बात, सामने वाला हमारे ओर मुंह करेगा तो उसका इधर कान इधर हो जाएगा, इधर कान उधर हो जाएगा। तो वही सिस्टम होता है कि जो पार्श्व प्रतिबिंब होता है उसमें दायां का भाग बायां हो जाता है, बायां का भाग दायां हो जाता है, बाकी रहता सीधा ही है। एक बात और, जो समतल दर्पण होता है, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी, ये मेन पॉइंट होता है कि जितनी दूरी पर वस्तु होगा उतनी दूरी प्रतिबिंब, यानी शीशा के बिल्कुल हम पास में तो प्रतिबिंब बिल्कुल पास बने, हम शीशा से दूर खड़े हो जाएंगे तो प्रतिबिंब भी दूर होगा। तो ये पॉइंट है कि वस्तु से हम जितनी दूरी पर होते हैं, प्रतिबिंब भी उतनी ही दूरी पर बनता है। तो चार पॉइंट क्लियर हो गए कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव सीधा बनता है। दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव आभासी होता है। तीसरा, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, पार्श्व प्रतिबिंब होता है, वो यानी वस्तु का दायां भाग प्रतिबिंब का बायां भाग होता है, और प्रतिबिंब का दायां भाग वस्तु का बायां भाग होता है। अगली बात, वस्तु हम शीशे से जितना दूरी पर रखते हैं, जैसे मान ली वस्तु यहाँ पर रखते हैं इतनी दूरी पर, तो प्रतिबिंब भी इतनी दूरी पर बनेगा। ये बात याद रखें। तो ये तो हो गई समतल दर्पण की कहानी। अब बात करते हैं गोलीय दर्पण, जो सबसे इम्पोर्टेंट है परीक्षा के लिए। अधिकतर गोलीय दर्पण ही आता है, समतल दर्पण बहुत ही कम आता है, ये आता भी है तो बहुकल्पीय में आता है। अब गोलीय दर्पण की बात करते हैं कि गोलीय दर्पण है क्या। जैसे इसको समझने के लिए मान लीजिए कि एक कांच का गोला है जो पूरी तरह से खोखला है, यानी अंदर कुछ नहीं, एकदम खाली है। अब हम इसको एक पोर्शन यहाँ से काट दें, एक पोर्शन यहाँ से काट दें, तो काटने के बाद क्या हुआ कि इतना सा पोर्शन हमारे पास आ गया कट के, तो ये इतना सा पोर्शन यहाँ पे आ गया।
अब अंदर पूरा खाली कटोरा टाइप का। अब इसमें क्या करें, हम एक बार ऊपर की ओर पेंट कर देते हैं उभरे हुए भाग पर, और जो दबा हुआ भाग है इसमें नीचे की ओर पेंट कर देते हैं, फिर कलई कर देते हैं। तो ये बन गया अवतल दर्पण और ये बन गया उत्तल दर्पण। तो ये तो हो गया चित्र। अवतल दर्पण में क्या है कि जो दबा हुआ भाग वो परावर्तक पृष्ठ है, और जो उभरा हुआ भाग है वो क्या है, पेंट किया हुआ। इसमें जस्ट उल्टा है, जो उभरा हुआ भाग है ऊंचा वाला भाग वो परावर्तक है, और जो दबा हुआ भाग उसमें पेंट है। तो अब आएंगे परिभाषा पे। तो गोलीय दर्पण एक कांच के खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का वह भाग है जिसके किसी एक पृष्ठ पर पेंट या कलई होती है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। तो कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके किसी एक पृष्ठ पर पेंट या कलई कर दी जाती है, और जबकि दूसरा बचा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ होता है, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। नाम गोली क्यों पड़ा, क्योंकि ये गोल कांच से बनाया गया। तो जिस पृष्ठ पे पेंट करेंगे वो परावर्तक नहीं होगा, उसके अलावा जो चिकना पृष्ठ होता है वही परावर्तक होता है। यानी प्रकाश का परावर्तन कांच के चिकने भाग पर होता है। यहाँ पे ये चिकना इधर होगा, यहाँ पे ये चिकना है इधर होगा, तो ये चिकना है, ये चिकना इधर होगा, मतलब पेंट वाले भाग पर नहीं होना। तो गोली दर्पण समझ गए होंगे कि कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके एक पृष्ठ पर पेंट होता है उसे गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण। तो वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट होता है और दबा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। फिर से, वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पेंट होता है तथा दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में वह गोली दर्पण जिसके उभरे हुए दबे हुए भाग पर पेंट होता है और उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। वह गोली दर्पण जिसके दबे हुए भाग पर पेंट होता है तथा उभरा हुआ भाग परावर्तक होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। बस सीधी सी बात है कि अगर दबे हुए भाग पर, यानी कि जो भाग पिच का है वो चिकना है तो अवतल, और जो उठा हुआ भाग चिकना है तो उत्तल। तो ये हो गए दर्पण। यानी दर्पण दो तरह के हैं, समतल दर्पण, गोली दर्पण। और ये गोली दर्पण के प्रकार हो गए, क्योंकि ये जो पूरा प्रकाश का परावर्तन है ये इसी गोली दर्पण पर आधारित है, उत्तल और अवतल पर, खास तौर पर अवतल पर। तो इस वीडियो में हमने प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, दर्पण, दर्पण के प्रकार पढ़ लिए हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम बाकी के टॉपिक कवर करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं।